10 क्वेश्चन बच्चों गद्य और पद्य को मिला करके बहुविकल्पी वाले ही पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है पहला, जैसे निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऑप्शन है विचार और वितर्क, या फिर विलेश्वर बकरिहा, या फिर साहित्य का मर्म, या फिर हिंदी साहित्य की भूमिका। तो आचार्य मतलब जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इनकी जो रचना है बच्चों वो कौन सी है? हिंदी साहित्य की भूमिका। तो ऑप्शन इसका यानी चौथा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यानी ख में क्या है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित यानी लिखा गया निबंध क्या है? ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया निबंध कौन सा है? ऑप्शन है तुम, चंदन हम पानी, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, या फिर कविता क्या है? तो ये तीनों तो वैसे भी नहीं है बच्चों, तो कविता क्या है? ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया निबंध। चलिए गा में कह रहा है कि अजात शत्रु रचना की विधा है, यानी अजात शत्रु जो ये रचना है बच्चों किस विधा की रचना है? देखिए ये हमने बहुविकल्पी में भी आप करवाया था और आपको ही मतलब आपको बताने के लिए ही पूछा था। एक क्वेश्चन हमने पूछा था कि अजात शत्रु किसकी रचना है और किस विधा की रचना है, तो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था। तो जो अजात शत्रु है बच्चों ये क्या है? संस्मरण, आत्मकथा, नाटक, या फिर जीवनी? तो ये क्या है? नाटक। ठीक, ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित क्या है बच्चों? नाटक है। अगला है क्वेश्चन कि अज्ञेय की रचना है, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की रचना कौन सी है? ठीक, ऑप्शन है मेरे विचार, पृथ्वी पुत्र, विचार प्रवाह, या फिर शेखर एक जीवनी। तो शेखर एक जीवनी इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बहादुर कहानी के लेखक कौन है? बहादुर कहानी के लेखक कौन है? विकल्प है फणीश्वर नाथ रेणु, या फिर मुंशी प्रेमचंद, या फिर जैनेन्द्र कुमार, या फिर अमरकांत। ठीक है ना। तो बहादुर कहानी के लेखक कौन है बच्चों? तो ये हैं अमरकांत। ठीक, अमरकांत जी क्या है? बहादुर कहानी के लेखक हैं। ठीक है ना। चलिए अब बारी है पद्य की। पद्य में से भी आपके बच्चों 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पहला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, हमने करवाया है। रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं। ऑप्शन है प्रयोगवादी काव्यधारा के, प्रगतिवादी काव्यधारा के, या फिर निर्गुण ज्ञानाश्रयित काव्यधारा, या फिर सगुण। और ये आपको बताना है, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आपको कमेंट में लिखना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। देखते हैं कितने हमारे प्यारे रसगुल्ले इसका सही जवाब दे पाते हैं। ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन है पद्य में से दूसरा कि बिहारी की रचनाओं का छंद है, यानी जो बिहारी लाल जी हैं इनकी रचनाओं में प्रायः कौन सा छंद होता है? विकल्प है सवैया, चौपाई, दोहा, या फिर कुंडलिया। तो बिहारी लाल को भाई सभी जानते हैं, ये हमेशा क्या करते हैं अपनी रचनाओं में क्या करते हैं बच्चों? दोहा का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है तीसरा गा कि आंसू रचना है, आंसू किसकी रचना है? ठीक, ये भी एक प्रसिद्ध रचना है। आंसू किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, या फिर रामधारी सिंह दिनकर की, या जयशंकर प्रसाद की, या फिर महादेवी वर्मा जी की। तो ये रचना है बच्चों महादेवी वर्मा की। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये कथन किसका है? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी? बिल्कुल नहीं होगा बच्चों, इनकी ऐसी कोई रचना ही नहीं है, कथन ही नहीं है। गुलाब राय इनका भी नहीं है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर नगेंद्र का। तो ये डॉक्टर नगेंद्र का है आई थिंक। ठीक है ना। हमारा जहां तक मानना है बच्चों ये है, आप लोग भी एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना। हमारे ख्याल से तो यही होगा, आप लोग भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दूसरा तार सप्तक मतलब जो दूसरा तार सप्तक है या दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? ठीक, दूसरा सप्तक का जो प्रकाशन है बच्चों वो कब हुआ था? विकल्प है 1940 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, या फिर 1960। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1951 ईस्वी में ये दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था। ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3, जो प्रश्न संख्या तीसरा होगा बच्चों, ये होगा आपका एक मतलब गद्यांश, ठीक है ना, गद्य पर आधारित होगा। कहने का मतलब एक गद्यांश देगा और इनसे संबंधित आपको दिखा देते हैं नीचे बच्चों, ये आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इस तरह से बच्चों ये जो गद्यांश वाला पार्ट है ये 10 नंबर का पूछा जाता है, चाहे गद्यांश हो या फिर पद्यांश बच्चों, दोनों 10-10 नंबर के पूछे जाते हैं, इसलिए ये बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, बहुत ही आसान होते हैं बच्चों, आपको करना कुछ नहीं भाई, आपको सबसे पहले अच्छे से इसको पढ़ लेना है, ठीक, जो कुछ भी ये दिया है बच्चों इसको आपको अच्छे से पढ़ना है कि माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर है। तो इस तरह, तो सबसे पहले आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हाँ ये आप इसका उत्तर आप खुद अच्छे से निकाल पाएंगे। आप इसको जब एक बार पढ़ लेंगे बच्चों तो सबका, जैसे पहला क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा बच्चों तो ये पहला ही चैप्टर है कौन सा, राष्ट्र का स्वरूप। ये पहला ही चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप। अगर हम बात करें तो भाई किसके द्वारा रचित है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी के द्वारा। तो इस तरह से भाई जो पाठ का नाम और लेखक का नाम यही प्रमुख होता है, बाकी तो आप पूरा का पूरा इसी में से देखो, मतलब आपको इसी में से देख करके ही उत्तर लिखना है। जैसे लिखा है कि समान अधिकार का भागी कौन है, ठीक, तो यहां से आप अगर इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो लिखिएगा, देखिए लिखा है कि जो मातृभूमि के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। तो भाई देखिए आंसर तो हमें इसी में से मिल गया ना। इस तरह से जैसे अगर फिर पूछेगा बच्चों, ठीक, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है तो ये जो भी रेखा खींची गई इसका व्याख्या अपने शब्दों में करना है। फिर यहाँ पर लिखा है जैसे पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है, तो जब आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि भाई पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है ना कि पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। तो बच्चों इसमें कोई कठिन होता नहीं है, इस सारे प्रश्नों का जो उत्तर है आपको इसी में से मिलेगा। अथवा में भी दिया रहता है, भाई मान लेते हैं ये आपको पहला वाला नहीं पता है बच्चों तो अथवा वाला आप कर लीजिए, इसमें भी आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे, ठीक, आप अच्छे से इसको देख लेंगे। तो ये भी ये भाषा और आधुनिकता में से है, ठीक, मतलब प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी इसके मतलब लेखक हैं। तो इस तरह से बच्चों आप क्या कर सकते हैं, कोई भी गद्यांश दे, बहुत ज्यादा आपके हिंदी में चैप्टर है ही नहीं, ठीक, गद्य में, तो इसलिए जो भी 2 से 4 हैं आप अच्छे से एक बार देख लेंगे तो सभी ये तैयार हो जाते हैं, ठीक। दोनों में केवल एक ही करना है, इससे संबंधित भी ये क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा ये होगा आपका पद्य से। गद्य में तो 2 पूछे जाएंगे अथवा करके, इसी तरह बच्चों आपके पद्य में भी 2 आएंगे। इसमें भी देखिए 5 क्वेश्चन होगा और 10 नंबर मिलेगा, तो 10-10-20 नंबर बच्चों आपको गद्य और पद्य दोनों से यानी गद्यांश और पद्यांश से ही मिल जाएंगे। इसमें भी आपको इस तरह से पूछा जाएगा जैसे निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा 100 बार धन्य वह एक लाल की माई जिस जननी से ने है जना भरत सा भाई, ठीक, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। अगर आपने पढ़ा होगा बच्चों तो ये जो है चैप्टर मतलब कैकेयी का अनुताप चैप्टर में से पूछा गया है। और बात करें तो जो इसके मतलब जो रचनाकार हैं या कवि हैं वो कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो इसमें मतलब वही क्या कि निज जन्म जन्म में सुने या जीव यह मेरा अधिकार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, मतलब ये कैकेयी का अनुताप होता है कि मुझे जन्म जन्म में अब यही सुनना होगा कि भाई मुझे स्वार्थ ने घेर लिया था। फिर कहते हैं कि 100 बार धन्यवाद एक लाल की माई, ठीक, यानी वो माता धन्य है, यानी सैकड़ों बार वो माँ धन्य है जिसने भरत जैसा भाई मतलब भरत सा भाई क्या है जना है, ठीक। तो इस तरह से बच्चों आपका ये एक पद्यांश होगा और इसमें संबंधित भी इससे रिलेटेड आपके ये 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें भी वही शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। तो भाई शीर्षक हमने बता दिया क्या है, कैकेयी का अनुताप, इसके मैथिली शरण गुप्त इसके कवि हैं। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, जो अभी हमने अर्थ बताया वही चीज। फिर कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती है, तो यहाँ लिखा गया है बच्चों, ठीक, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने, मतलब धिक्कारते हुए ये कहते हैं कि उसको स्वार्थ ने घेर लिया था, ठीक है ना, ये चीज। फिर आगे लिखा है बच्चों, कैकेयी के प्रायश्चित के बाद श्री राम उनसे
मतलब उनसे क्या कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पावन मतलब ये लिखा गया है कि भाई पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, यानी प्रभु जी मतलब प्रभु ये श्री राम का कहना है और उन्हीं के साथ क्या है सभा भी ये चीज कहने लगती है। और प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी है। तो ये यही तो देख रहे हैं क्या सभा चिल्ला रही है। तो इसको अगर आप अच्छे से भी नहीं पढ़े हैं देन उसके बाद भी कर सकते हैं। बहुत छूटेगा बच्चों, ये चैप्टर का नाम और कवि का नाम आप भूल जाएंगे, बाकी तो रसगुल्लों सारे के सारे जो ये प्रश्न है उनके उत्तर तो आपको इसी में से मिलेंगे। अब भी अथवा में भी आएगा क्वेश्चन, मान लेते हैं वो आपको नहीं पता, तो जैसे कौन तुम सरस्वती जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक और मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य और एक करुणा में सुंदर मौन। ठीक है ना, और आगे होगा देखते हैं पहले इतना। तो ये देखिए कौन तुम सरस्वती जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि है कि तुम कौन हो जो इस समुद्र के किनारे समुद्र की तरह फेंकी गई एक मणि की तरह लगते हो, यानी जैसे समुद्र है अपने किनारे मोती को फेंक देती है मणि को, उसी तरह तो तुम क्या है संसार रूपी मतलब जो संसार रूपी क्या है सागर के लहरों के साथ उसके तट पर फेंके गए हो। तुम कौन हो और कर रहे निर्जन का चुपचाप जो इस सुनसान वातावरण का या सुनसान जगह का मतलब क्या अभिषेक कर रहे हो प्रभा की धारा से अभिषेक, यानी अपनी चमक से और मधुर विश्रांत और एकांत कि तुम्हारे अंदर मधुरता दिखाई पड़ती है, तुम अत्यंत थके हुए और एकांत प्रतीत होते हैं और जगत का सुलझा हुआ रहस्य और जगत का एक सुलझा हुआ रहस्य मालूम पड़ते हो, अर्थात तुम कौन हो। तो बच्चों आपने अगर पढ़ा होगा तो ये किसमें इसके है, चलिए कमेंट में बताइएगा। नहीं पता है डोंट वरी हम बताते हैं। तो ये एक प्रसिद्ध रचना है श्रद्धा और मनु, ठीक है ना, यानी ये क्या है बच्चों श्रद्धा मनु एक प्रसिद्ध रचना है, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित है। ठीक है ना, चलिए और यहाँ पूछ लिया था अगला है कि और चंचल मन का आलस्य। ठीक, यानी एक लाइन इधर है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर वही है कि शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। भाई शीर्षक क्या है श्रद्धा और मनु है, कवि कौन है जयशंकर प्रसाद। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करना है इसमें। ठीक है ना, रेखांकित अंश जो भी था क्या था, यानी सबसे ऊपर वाली लाइन बच्चों। ठीक, जो सबसे ऊपर लाइन यानी यहाँ पर सॉरी इसको देखते हैं, ये कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी एक मणि कि तुम कौन हो जो इस समुद्र के किनारे पर फेंकी गई एक मणि की तरह प्रतीत हो रहे हो, अर्थात तुम कौन हो। तो ये हो जाएगा बच्चों रेखांकित अंश की व्याख्या। अगला है कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन किसका परिचय पूछ रहा है। तो भाई इसमें क्या है श्रद्धा मनु से पूछती है क्योंकि मनु एकदम शांत बैठे हुए होते हैं। तो श्रद्धा देखिए कह रहा है कि कौन किसका परिचय पूछ रहा है, तो इसमें श्रद्धा मनु का परिचय पूछ रही हैं। आगे लिखा है कि कौन अपनी कांति से वीराने को शोभायमान कर रहा है, मतलब शोभायमान कर रहा है। तो भाई कौन कर रहा है, मनु कर रहा है। ठीक, आगे लिखा है प्रभा की धारा से अभिषेक पंक्ति में कौन सा अलंक। देख प्रभा की धारा से अभी प्रभा की धारा आप लोग बताइएगा कि इसमें कौन सा है, उपमा है, रूपक है, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक, अलंकार वाली भी वीडियो हमने डाल रखा है, सब अच्छे से समझाया, इसलिए आपको ये बताना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बच्चों। जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा ये आपका होगा किसका, लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। और सबसे जरूरी जो बात याद रखना है रसगुल्लों 80 शब्द, इससे ज्यादा नहीं लिखना। लिखने का तो आप 200-250 शब्द लिख दोगे लेकिन आपको 5 से 10 नंबर नहीं मिल जाएंगे। इस टॉपिक को आपको 5 नंबर मिलते हैं। तो जैसे यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ठीक है ना, इसको हमने लिखवा ही दिया है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ये नहीं करवाया है और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको भी करवा दिया है। चलिए इसको भी हम करवा देंगे, डोंट वरी। तो आपको क्या करना होगा बच्चों, ये गद्य में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिखते हुए उनकी रचनाओं को लिखना है। और दूसरा जो खा होगा बच्चों ये होगा पद्य में से, इसमें कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का वर्णन करना है, यानी लिखना है। इसमें जैसे महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर और सुमित्रा नंदन पंत, तो भाई किसी एक का करना है। तो ये हो जाएगा आपका पद्य में से, ये भी 5 नंबर का होगा। फिर आ जाते हैं कहानी पर, जिसके लिए बहुत सारे हमारे प्यारे रसगुल्ले कमेंट कर रहे हैं। बस ज्यादा हैरान मत रहिए रसगुल्लों, इतना टेंशन मत लीजिए, बस 1-2 दिन के अंदर वीडियो हम लाएंगे, ठीक है ना, कहानी के लिए। तो इसमें जैसे पंच लाइट अथवा बहादुर
कहानी का जो सारांश है वो अपने शब्दों में लिखना है। और इसमें भी शब्द सीमा याद रखना है, अधिकतम शब्द सीमा जो है 80 शब्द, यानी 100 हो जाए लेकिन 100 से 150 ना होने पाए बच्चों, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। और इसमें भी अगर आपको मान लेते हैं कोई कहानी नहीं आता, डोंट वरी, अथवा में क्वेश्चन आएगा कि ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य भी पूछा जाता है बच्चों, और कहानी का सारांश, तो सारांश और उद्देश्य दोनों पूछा जाता है। आप दोनों आपको तैयार करना पड़ेगा भाई। मान लेते हैं एक नहीं पता है तो दूसरा तो लिख सकेंगे, ठीक है ना, डोंट वरी, इसको भी हम करवा देंगे। हालांकि प्रीवियस ईयर में हमने करवाया है लेकिन अब के साल भी करवाएंगे, डोंट वरी। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए जो 7वां प्रश्न होगा बच्चों, प्रश्न संख्या जो 7 होगा, ये आपके स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, इसको भी याद रखना है कि 80 शब्द में ही निपटा देना है, ज्यादा नहीं जाना है। क्वेश्चन बैंक से जो छापते हैं ना, उसमें 200 से 250 शब्द जाते हैं, इसीलिए हिंदी के क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे बच्चों का हिंदी छूट जाता है, हिंदी में बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है, कैसे लिखना है वो हम बताएंगे, ठीक। इसको करवा भी दिए हैं लेकिन अब की बार भी करवाएंगे, ठीक है ना, आपको टेंशन नहीं लेना। 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो भाई ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड होते हैं। जैसे मुक्ति यज्ञ, कहीं पर मुक्ति यज्ञ चलेगा भाई, इसके खंड काव्य का नायक का चरित्र चित्रण लिखना है, तो कहीं पर सत्यजीत चलता है, तो कहीं पर रश्मिरथी चलता है, तो कहीं पर आलोक वृत्त चलता है। जैसे हमारे यहाँ यानी प्रयागराज में क्या हो कि भाई आलोक वृत्त चलता है, तो कहीं पर त्यागपथी चलता है, तो कहीं पर श्रवण कुमार चलता है। तो इस तरह से बच्चों जहां का जो, ऐसा नहीं है कि भाई हाँ चलिए सब आपको लिखना है, नहीं भाई, जिनको नहीं पता याद रखना कि आपके क्वेश्चन पे मतलब क्वेश्चन बैंक में लिखा रहता है कि भाई कौन से जिले में क्या पूछा जाता है, ठीक। तो इन सब में किसी एक के ही पर ही आधारित क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है, ठीक। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब शुरुआत हो गया है खंड काव्य, मतलब सॉरी खंड खा, ठीक है ना, खंड खा की शुरुआत यहां से हो गई है। चलिए देखते हैं। तो खंड खा के अंतर्गत जो क्वेश्चन नंबर 8 है, 8वां जो प्रश्न है बच्चों, ये होगा आपका अनिवार्य संस्कृत से, कि अनिवार्य संस्कृत में एक आपको क्या किसी एक गद्यांश का साथ संदर्भ यानी संदर्भ के साथ हिंदी में व्याख्या करना है। जैसे धन्नो अयम भारत देशम यत्र सम्मुलसति जनमानस पावनी भद भागवत भावनी शब्द संदोह प्रवशनी सुर भारती, की मतलब धन्य है वो भारत देश जहां पर, देखिए यत्र सम्मुलसति जन्म, जहां पर क्या है जनमानस को पवित्र करने वाली, वो भव्य भावों को प्रकट करने वाली, शब्द संदोह को प्रकट करने वाली सुर भारती यानी देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा सुशोभित है, ठीक। इसको हम करवा देंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। बहुत ही प्यारा सा ये बात, देखिए ये वाला जो है एकदम फिक्स होता है बच्चों, ठीक। संस्कृत भाषाया महत्वम, इस चैप्टर में ये फिक्स होता है भाई, कोई भी पूछा जाए इस चैप्टर में से जरूर पूछा जाता है। चलिए अथवा में भी आएगा, मान लेते हैं आपको पहला नहीं आ रहा है, ठीक। तो दूसरा भाई दे दिया है, दूसरा भी आपका एक हिंदी संस्कृत यहां से दे दिया गया है, ठीक है ना। ये भी क्या है बच्चों। अब एक चीज और ध्यान देना कि 7 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो आपको दोनों में कोई एक ही करना होगा। 7 नंबर बहुत ही आसान होता है, एक दिन में एक चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। अब तो बच्चों हम डिजिटल बोर्ड पर इसको अच्छे से आपको पढ़ा सकेंगे, उसकी टेंशन अब आपको नहीं लेना है भाई। क्वेश्चन पेपर है इसलिए बच्चों हम इसको ऐसे बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो खा होगा इसी के अंतर्गत यानी खा होगा, इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, एक आपको श्लोक होगा, ठीक, यानी 2 श्लोक देगा अथवा करके, तो उनमें से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम करा वर्जते तादृशम मित्रम विष कुंभम पयो मुखम, ठीक है ना। जैसे पूछ लिया है कि भाई परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, कि पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले और सामने मीठा बोल बोलने वाले को कह रहा है कि वर्जते यानी उस प्रकार से तज देना चाहिए। देखिए तादृशम मित्रम का मतलब ऐसे मित्र को उस प्रकार तज देना चाहिए जैसे विष कुंभम पयोमुखम, जैसे यानी कह रहा कि विष कुंभम यानी विष या जहर से भरे हुए, ठीक, घड़े के मुख पर क्या होता है, जहर होता है भाई। देखने के लिए पूरा तो जहर भरा होता है अंदर, लेकिन ऊपर लेयर पर क्या होता है, जहर दिखावे का। तो ऐसे मित्रों को छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे मित्रों को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए भाई जिस प्रकार क्या है, विष से भरे हुए और मुख पर लगे हुए जहर के
मतलब घड़े को त्याग दिया जाता है। ठीक, चलिए आपको टेंशन नहीं लिखना कि भाई यहाँ पर इतना जल्दी बता रहे हैं, ये हम आपको बता रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन इसी तरह का पूछा जाएगा और ये 2023 में आया था। जब व्याख्या करवाएंगे अच्छे से करवाएंगे, डोंट वरी। अथवा में भाई दे दिया उदेति सविता ताम्रम, देखिए ताम्रस ताम्रम, ये तो भाई आपने 9th में भी पढ़ा होगा कि जो सूरज है ठीक उगते और डूबते समय एक जैसा होता है, ठीक उसी प्रकार चाहे संपत्तो चा विपत्तो चा महता में एक रूपता, यानी चाहे सुख आए चाहे दुख आए, जो महान पुरुष हैं वो एक समान रहते हैं, यानी सदैव एक जैसी स्थिति में। ठीक, तो ये हो जाएगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, जो 9वां होगा, इसमें मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया है, 3 आपके क्या है दे दिए हैं भाई, 4 कभी कभार देता है। ठीक, तो यहाँ पर 3 है। अपना उल्लू सीधा करना, अभी इसको हमने कुछ दिन पहले ही बताया है मुहावरों में। अपना उल्लू सीधा करना बच्चों, यानी क्या है, अपना काम निकालना। ठीक, जैसे ईद का चांद होना, ठीक, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, और काला अक्षर भैंस बराबर। ठीक, ये तो भाई एकदम प्रसिद्ध लोकोक्ति है कि काला अक्षर भैंस बराबर, यानी अज्ञानता से संबंधित है। ठीक है ना, जैसे काला अक्षर भैंस बराबर, जिसके लिए भाई क्या है, अगर जो पढ़ा लिखा नहीं, हम जानते हैं भाई, अगर जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको कोई भी बातें आप एजुकेशनल बातें बताएंगे, ज्ञान की बातें बताएंगे ना, तो उसके सर के ऊपर से निकल जाएंगी, वही चीज होता है। ठीक, अब आता है 10 नंबर में क्वेश्चन नंबर जो 10 में होगा बच्चों, यहाँ पर आपके लिए अब की बार बहुत ज्यादा बेनिफिट है, ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं, यानी जो संधि वाला पूछा जाएगा बच्चों, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आता था और ये 3 क्वेश्चन, उसके बाद विभक्ति और वचन में भी मिलाकर के 2 क्वेश्चन आते थे, जैसे ये। तो विभक्ति और वचन ये क्वेश्चन भी अब की बार मतलब क्या है, नहीं पूछा जाएगा। कहने का मतलब जो 3 संधि विच्छेद का है और ये बच्चों 2 आपका विभक्ति और वचन का है, 5 नंबर का ये पूछा जाता था। और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो 90% स्टूडेंट को इसी में दिक्कत होती थी। लेकिन डोंट वरी रसगुल्लो, अब जो ये मिलाकर 5 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा जाता था अभी तक, इसकी जगह पर अब पूछा जाएगा अपठित गद्यांश। हमने बताया भी था अपठित गद्यांश, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन बैंक में संधि विच्छेद दिया है तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। डोंट वरी रसगुल्लो, अब अपठित गद्यांश होगा ये 5 नंबर का, यानी एक आपका ऐसे पैराग्राफ दिया रहेगा, उसको पढ़िए, उसके नीचे उसके उत्तर दिए रहेंगे, आप उसी में देख देख करके, मतलब उसके नीचे क्वेश्चन दिया रहेगा और उसी क्वेश्चन मतलब उस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा उस गद्यांश में ही आपको मिल जाएगा। तो ये सब अब की बार नहीं पूछा जाएगा, इसलिए इसकी टेंशन अब एकदम खत्म। चलिए आपका जो व्याकरण वाला होगा बच्चों, ठीक, व्याकरण के अंतर्गत जैसे यहां पर दिया गया है कि अनिल, अनिल और अनल, तो ये शब्द युग्म वाला है। ठीक है ना, शब्द युग्म वाला है कि भाई अनिल, अनिल का मतलब होता है बच्चों हवा, अनल मतलब आग, तो हवा और आग ये देख लिए। ठीक है ना, हवा और आग, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, दूसरा है बच्चों, ये भी 1 नंबर का होगा, अंबुज और अम्बुज। अंबुज का मतलब क्या होता है, तो अंबुज का अर्थ होता है बच्चों कमल। अंबुज का अर्थ कमल किसमें है, तो ये है, हाँ, कमल और बादल। अम्बुद का मतलब बादल, तो कमल और बादल, तो ये आएगा आपको मतलब शब्द युग्म। ठीक है ना, जो शब्द युग्म वाला होगा बच्चों 2 क्वेश्चन होगा और आपको 2 नंबर इससे मिल जाएंगे। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है कि जैसे निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। यानी कहने का अर्थ ये है बच्चों, ये पर्यायवाची है। गति का क्या है, तो भाई गति को हम लिख सकते हैं बच्चों रफ्तार। ठीक है ना, है ना, रफ्तार लिख सकते हैं, या इसको अपन वेग लिख सकते हैं, या इसकी को कहते हैं दशा लिख सकते हैं। ठीक, या फिर इसको हम मतलब जैसे स्थिति लिख सकते हैं। तो ये सभी के सभी क्या है, ये गति के पर्यायवाची हैं। ठीक, अगला है तीर। तीर का मतलब होता है बच्चों किनारा। ठीक, तो किनारा, लेकिन आपको ध्यान देना है इनमें से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखना है। तो भाई 3 है, जैसे आपने 1 लिख दिया बस खत्म, इन दोनों की जरूरत नहीं। पहले दूसरा लिख दीजिए तो पहले दूसरा नहीं लिखना है, तीसरा लिख दिया तो पहला दूसरा नहीं लिखना है, किसी एक के ही ऐसे 2 लिख दिया, लेकिन हम यहाँ पर 4-4 लिख दे रहे हैं। किनारा हो गया बच्चों, इसी को कोल कहते हैं। ठीक, किनारा हो गया, कोल हो गया,
तट हो गया। तो ये सब क्या हो जाता है, तीर का समानार्थी, या इसको हम बोल सकते हैं पर्यायवाची। जैसे पयोधर, तो पयोधर का हो गया बच्चों जैसे बादल, बादल हो गया, घन हो गया, ठीक है ना। तो जैसे बादल, घन, और उसके बाद जैसे घटा, तो ये सब लिख सकते हैं, ठीक, पयोधर में। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है बच्चों, ठीक, अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करिए। देखिए इन सब में एकदम फ्री के नंबर मिलते हैं, हालांकि भले एक एक नंबर के होते हैं बच्चों, लेकिन ये क्या होते हैं, आसान होते हैं। जैसे आशा से अधिक है तो क्या कहते हैं, आशा से अधिक को क्या कहते हैं, आशातीत, आशा के विरुद्ध, आशा के अनुसार, आसान या आसान्वित, तो आशातीत कहा जाएगा, आशा से अधिक। अगला है कि इच्छा मतलब जानने की इच्छा रखने वाला, जानकार, ज्ञानी, जिज्ञासु या फिर बुद्धिमान, तो भाई जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं जिज्ञासु, ठीक। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब आएगा आपका एक त्रुटि वाला होता है, यानी जो अशुद्ध लिखा रहता है, मतलब किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है और 2 नंबर मिल जाएंगे आपके। जैसे व्यक्ति और समाज का घोर संबंध, तो भाई घोर नहीं होगा, घनिष्ठ संबंध लिख सकते हैं या गहरा संबंध, कि व्यक्ति और समाज का गहरा संबंध है। अगला है कि बेटी तो पराया धन होता है, तो होता नहीं है बल्कि होती है, तो बेटी तो पराया धन होती है, इस तरह से लिखेंगे। अगला है कि 4 कानपुर के व्यक्ति बोले, तो भाई ऐसा ये तो मतलब साफ जाहिर हो रहा है कि गलत है, तो लिखेंगे कि कानपुर के 4 व्यक्ति बोले। अगला है कि दरिद्रता जैसी शत्रु दूसरी नहीं है, तो दरिद्रता जैसी, यहाँ जैसी नहीं होगा, जैसा शत्रु दूसरा नहीं है, ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा, दरिद्रता जैसा शत्रु दूसरा नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भाई यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसमें देखिए क्या है, श्रृंगार रस अथवा वीर रस का लक्षण सहित क्या करना है, उदाहरण। तो आपको क्या करना है बच्चों, इससे आपके 2 नंबर मिल जाएंगे भाई। अथवा में है किसी एक को अच्छे से उदाहरण सहित लिखना है, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि उत्प्रेक्षा अलंकार अथवा उपमा अलंकार को की परिभाषा देते हुए उदाहरण भी लिखना है, ये भी 2 नंबर का मिल जाएगा। अगला है कि कुंडलिया, छंद अथवा दोहा, ठीक है ना। इसमें भी देखिए कुछ आपके रिड्यूस किए गए हैं, उस ठीक आपने देखा होगा क्या है क्या नहीं, तो इनमें से कोई एक होगा बच्चों, यानी इनमें से भी आपको क्या करना है, किसी एक का उदाहरण सहित लिखना है, ठीक है ना, परिभाषा। चलिए 13 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा जाएगा, और इसमें होगा क्या बच्चों, वो होगा पत्र। तो किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक की भर्ती, देखिए हमने बताया था जब करवा रहे थे, तो उसी समय हमने बताया था बच्चों, या तो सहायक अध्यापक यानी लिपिक पद, या तो ठीक है ना ये पूछेगा, या फिर बैंक के प्रबंधक को क्या करना है, ऋण प्राप्ति हेतु। तो दोनों हमने मतलब इसको नहीं करवाया है, स्वच्छता के लिए करवा दिया है, और ये अब तीसरा है इसकी बारी, किसी दिन इसका भी निपटारा हो जाएगा, ठीक। चलिए तो ये टॉपिक जो पूछा जाएगा बच्चों आपका, ये 6 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। जो क्वेश्चन नंबर 14 होगा ये 9 नंबर का पूछा जाएगा। गलती से यहाँ पर प्रिंट कर दिया है इसको, लेकिन ये वाला टॉपिक 9 नंबर का, ये वाला तो 6 नंबर का पूछता है, ठीक। तो यहाँ से जो 14 नंबर का है बच्चों, ये किसी एक पर क्या करना है, निबंध लिखना है। जैसे आजादी का अमृत महोत्सव आया था, नई शिक्षा नीति, पर्यावरण संरक्षण, मेरा प्रिय लेखक, हमने बताया था बच्चों, या तो पर्यावरण प्रदूषण, मेरा प्रिय साहित्यकार आएगा यह लेखक, या वर्तमान में समाज में नारी की स्थिति। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, आपको किसी एक टॉपिक, 4 देगा, 4 में किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना होगा। तो इस तरह से बच्चों आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा, इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे। उम्मीद है कि आपको इससे काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी कि भाई किस तरह से हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा, इससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिला होगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।